दोस्तों, आप जिस मछली को देख रहे हैं इसे दानव मछली कहा जाता है। कुछ लोग इसे प्रलय वाली मछली भी कहते हैं और इसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि जब जब यह मछली समुद्र की सतह पर आती है दुनिया में प्रलय आता है, दुनिया की स्थितियां परिस्थितियों में बदल जाती हैं। इसका ट्रैक रिकॉर्ड मैं दिखा रहा हूं। जापान में यह 2011 में समुद्र तट पर नजर आई। उसके कुछ ही दिन बाद जापान में 9.0 तीव्रता का भूकंप आया जिसमें 15,000 लोगों की जान गई। 2017 में यह मछली फिलीपींस में नजर आई। उसके बाद से फिलीपींस में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया और बहुत नुकसान हुआ। इसी तरह 2015 में यह मछली चिली में नजर आई और वहां पर भी 8.3 तीव्रता का खतरनाक भूकंप आया और बहुत बड़ी हानि हुई। और इसी तरह ताइवान में यह मछली 2018 में नजर आई और उसके बाद से ताइवान में भी 6.4 तीव्रता का भूकंप आया और ताइवान में भी स्थितियां परिस्थितियों में बदल गई। इस बार यह मछली तमिलनाडु में दिखाई दी है और जब से यह मछली दिखाई दी है भूगर्भ वैज्ञानिक जो हैं, एस्ट्रोलॉजर जो हैं, उनमें यह चिंता का विषय है क्योंकि इसे प्रलय वाली मछली कहा जाता है। जापान में 17वीं शताब्दी से इस मछली को बुरा माना जाता है, अपशगुन माना जाता है और जब जब यह मछली दिखाई देती है बहुत बड़ी स्थितियां परिस्थितियों में बदल जाती हैं। वर्तमान समय में इजराइल और ईरान का युद्ध जिसमें अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, इसके अलावा यूक्रेन और रशिया का युद्ध अलग से चल रहा है, भारत पाकिस्तान का भी युद्ध कुछ दिन पहले खत्म हुआ है, उसके बाद ये ओरफिश आई है, एयर इंडिया का विमान लड़ा है, बहुत कुछ अजीब हो रहा है और उसी में ये अपशकुन वाली मछली जो है वो दिखाई दी है तमिलनाडु के तट पर। आज इस मछली का विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसके वैज्ञानिक कारण, क्या है इसका महत्व, क्यों जापान में इसे इतना विशेष समझा जाता है, भारत में दिखने के बाद सोशल मीडिया से लेकर तमाम बड़े न्यूज गलियारों में इसकी चर्चा क्यों हो रही है। आप न्यूज आर्टिकल भी इसके बारे में पढ़ेंगे तो हर न्यूज आर्टिकल में खतरनाक शब्द का प्रयोग जरूर किया जा रहा है। आइए इसको समझते हैं कि इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको क्या कहा जाता है, कैसे ये मछली इतनी चर्चा में आई हुई है। पहले तो मैं बता दूं इसका वैज्ञानिक जो ओरफिश को जापान में जो कहते हैं रयुगु नो तासुकी, इस जापान में इस मछली का नाम है। इसका अर्थ होता है ड्रैगन प्लेस का दूत या समुद्र का देवता। अब आप समझने की कोशिश करिए, ये मछली जो होती है समुद्र के काफी नीचे रहती है। ये दुनिया की हड्डीदार वाली मछली, हड्डी होती है इसमें, जैसे इंसानों में जो हड्डियां पाई जाती हैं वही ये मछली के अंदर ये हड्डियां पाई जाती हैं और ये हड्डी वाली मछली दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। इसके अलावा जो मछलियां होती हैं उसमें कांटेदार संरचना होती है, उनकी जो चीजें होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं और बहुत कमजोर होती हैं और बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती हैं, वो गल जाती हैं। लेकिन इसमें जैसे मानव में हड्डियां पाई जाती हैं, इस मछली में उस प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। तो इसे समुद्र का संदेश वाहक भी कहते हैं, ड्रैगन प्लेस का दूत भी कहते हैं जापान में। अब समुद्र का संदेश वाहक कैसे कह सकते हैं? माना जाता है कि पाताल लोक में भी देवता निवास करते हैं, कुछ लोग रहते हैं और जापान में भी यह मान्यता है। तो इस मछली को पहले ही आभास हो जाता है जो समुद्र के अंदर की टेक्टोनिक्स प्लेट रहती हैं या भूगर्भीय जो संरचना होती है उसमें हलचल होती है, कोई भूकंप जैसी स्थिति होती है, तो यह मछली पहले ही समुद्र के ऊपर आ जाती है और लोगों को यह चेतावनी होना, क्योंकि समुद्र के देवता का संदेशवाहक भी होता है, तो जो लोग समझ जाते हैं कि ये मछली ऊपर आई है तो लग रहा है कि कुछ 2-4 दिनों में, क्योंकि समुद्र में भूगर्भीय हलचल है तभी ये ऊपर आई है, क्योंकि ये तो समुद्र के नीचे रहती है, तो कुछ दिक्कत होने वाली है। इसीलिए जब जब ये मछली जापान में देखी जाती है, जापान में जो है अलर्ट सा महसूस किया जाता है, लोग अलर्ट पे आ जाते हैं। आइए इसको कुछ और समझते हैं। यह दुनिया की सबसे लंबी हड्डीदार मछली है। इसका जो लंबाई होता है वो 8 से 11 मीटर तक हो सकता है। ये सामान्य बात बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले फिलीपींस में जो मछली ये निकली थी वो 17 मीटर की निकली थी। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तस्वीर को देखिए, मैं आपको इस तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखेंगे, इसमें मैं भी हालांकि आ गया हूं, ये थंबनेल की तस्वीर है। इस तस्वीर को में आप देखेंगे तो इस तस्वीर में लगभग मैं गिनती गिन दे रहा हूं, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, लगभग 18 से 20 लोग इस मछली को उठाए हुए दिख रहे हैं। इसी तरह जो तमिलनाडु में मछली पाई गई है उसे भी उठाए हुए देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग उठाए हैं। ये मछली देखिए कितनी बड़ी है जो तमिलनाडु में पाई गई है। तो ये मछली इसलिए खतरनाक मानी जाती है क्योंकि ये जमीन के नीचे रहती है और इस माना जाता है, वैज्ञानिकों ने ही माना है कि इसे भूगर्भीय हलचल का जो पता है वो पहले चल जाता है, इसीलिए ये पहले ऊपर आ जाती है। लेकिन अन्य वैज्ञानिकों का भी विश्लेषण इस पे उपलब्ध है, सबके बारे में बताऊंगा, जिन्होंने जो कहा है वो बताऊंगा। पहले जान लीजिए कि यह मछली जो है वो 1000 मीटर से अधिक गहराई में रहती है। मतलब सामान्यतः वो 1000 मीटर की गहराई से नीचे रहती है। कितना प्रेशर होगा समुद्र के अंदर? 1000 मीटर, यानी लगभग 1 किलोमीटर नीचे। ये उससे ऊपर भी आती है लेकिन 200-300 मीटर से ऊपर ये कभी नहीं आती है, इसलिए आम इंसान पे को ये दिखाई ही नहीं देती है। सामान्य की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि समुद्र में 200 मीटर के बाद बिल्कुल ब्लैंक अंधेरा रहता है। 200 मीटर के बाद सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है और ये मछली 300 मीटर के बाद ही दिखती है। तो 200 मीटर के बाद जो लोग जाते हैं, जो गोताखोर जाते हैं, उनके हाथ में टॉर्च होती है, उन्हें सामान्यतः नहीं दिखाई देता है। तो ऊपर से जितना भी नीचे समुद्र में नाव से दिखाई देगा उसमें ये मछली कभी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये रहती ही 300 मीटर नीचे है। 300 मीटर सुनने में तो थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन 300 मीटर होता बहुत ज्यादा है। चलिए आइए आप इसको और अच्छे से समझते हैं। यह 36 फीट की होती है, इसका वजन लगभग 441 पाउंड तक हो सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो वर्तमान समय में मिली है, ये तो रिकॉर्डेड है लेकिन मिली जो है वो इससे भी ज्यादा थी। चलिए आगे, 17वीं शताब्दी से जापान में यह मान्यता है कि यह आपदा वाली मछली कही जाती है, इसे आपदा वाली मछली का नाम दिया गया है। भारत के तमिलनाडु में ओरफिश जो दिखाई दी है वो लगभग 30 फीट यानी 9 मीटर लंबी है और ये इसे पकड़ने के लिए आपने देखा होगा 7-8 लोगों की जरूरत पड़ी है। आइए इसके कुछ और वैज्ञानिक पहलुओं पे चलता हूं और इसको और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस मछली के बारे में वैज्ञानिक क्या सोचते हैं, वैज्ञानिक क्या कहते हैं। सबसे पहले कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ओरफिश जो है कि शारीरिक रचना में कुछ ऐसी संवेदनशील शक्तियां होती हैं जो उसे भूगर्भीय हलचलों का एहसास करा देती हैं। जापान में कुछ पर्यावरण वैज्ञानिक इसे भविष्य सूचक प्रजाति भी कहते हैं। मतलब इनका कहना यह है कि जो समुद्र की संदेशवाहक मछली, जिसे शास्त्रीय पद्धति के अनुसार कहा जाता है, उसमें कुछ नेचुरल शक्तियां ऐसी होती हैं, चूंकि वो 200 मीटर नीचे से लेकर 1 किलोमीटर नीचे के भी नीचे रहती है, तो उसके पास ये क्षमता होती है संवेदना की, महसूस करने की, कि अगर कोई टेक्टोनिक्स प्लेट या समुद्र के नीचे की कोई हलचल हो रही है तो ये मछली पहले ही समझ लेती है और ये ऊपर आ जाती है। इसीलिए जापान के शास्त्रों में इसे संदेशवाहक मछली कहा गया है, समुद्र की देवता का संदेशवाहक है ये। और वैज्ञानिक भी ये कहते हैं इसकी संरचना में कुछ संवेदनशीलता ऐसी है जो इसे पहले आभास करा देती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ लोग जानवरों को लेकर भी ये कहते हैं कि जानवरों को कुछ पहले ही पता चल जाता है। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ओरफिश सतह पर आना आपदा से जुड़ा हुआ नहीं होता है। यह मछली के बीमार, मरने की सतह पर, मरने की स्थिति में या गहरे समुद्र के दबाव कम होने पर यह जीवित नहीं रह पाती। कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह भूकंप की भविष्यवाणी करती है। मतलब कुछ वैज्ञानिक इसको सीधे नकार देते हैं कि अगर इस मछली की मृत्यु हो रही है, इसकी उम्र हो गई है और ये अपने आप फिर ऊपर आ जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस पर सभी सहमत नहीं है। इस पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी तक ओरफिश और भूकंप सुनामी के बीच कोई मजबूत संबंध सिद्ध नहीं पाया गया है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह विचार अधिकतर मान्यता और संस्कृति पर और विश्वासों पर आधारित है कि ओरफिश जहां दिखती है उसके बाद भूकंप आता है। लेकिन आपको शुरुआत में मैं जो रिकॉर्ड दिखाया, उन सारी घटनाओं के बीच में जब भूकंप आया है उसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले अखबारों में ओरफिश का जिक्र जरूर हुआ था और उसके तुरंत बाद सुनामी और भूकंप जैसी घटनाएं हुई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में भूकंप के विशेषज्ञ और ओरफिश और भूकंप के बीच सांख्यिकीय संबंध को नहीं पाया गया है। जापान
की संस्था है, क्योंकि जापान में इस मछली का महत्व है, जापान के शास्त्रों में इस मछली का महत्व है, इसलिए जापान के टोक्यो में इसको लेकर बाकायदा रिसर्च हुआ है। लेकिन उसमें भूकंप से और किसी भी तरह का मछली का किसी भी संवेदनशीलता को लेकर के कोई भी रिसर्च में पॉजिटिव नहीं पाया गया है। लेकिन इसके अलावा और वैज्ञानिकों का कहना है, मानना है कि भूकंपीय गतिविधि, तापमान में बदलाव, विफलता, बीमारी जैसी असामान्य समुद्र घटनाएं समुद्र की मछलियों को भ्रमित कर सकती हैं, जिससे सतह पर आ जाती हैं, ये खुद को किनारे पर छोड़ देती हैं। भूकंप के समय ओवरफिश बार बार दिखने की घटना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता और यह विचार करने वाली बात है, वैज्ञानिक ये भी कहते हैं। वैज्ञानिक एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहने से इनकार नहीं कर रहे हैं कि इसको नकारा भी नहीं जा सकता है कि जब जब भूकंप आता है उससे पहले ही ओवरफिश क्यों दिखाई देती है। लेकिन जब से ये तमिलनाडु में दिखाई दी है तब से चर्चा का विषय और तेज हो गया है। इसको प्रलय वाली मछली के साथ दानव मछली, ओवरफिश और समुद्र का संदेशवाहक, ये तमाम नामों से जाना जाता है। लेकिन भारत में इस समय चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि जापान में इसे अपशगुनी मछली भी कहा जाता है और कहा जाता है कि जब जब ये मछली दिखाई देती है तब तब कुछ बड़ा होने वाला रहता है। और भारत में बीते दिनों से कुछ बड़ा ही हो रहा है, चाहे वो प्लेन हादसा हो, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे भारत से बाहर अगर थोड़ा सा बात कर लें तो इजराइल ईरान का युद्ध हो जिसमें अमेरिका की एंट्री हो गई हो, चाहे यूक्रेन रशिया का युद्ध हो जिसमें अन्य देश भी एंट्री करना चाह रहे हैं। मतलब तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं कुछ डरा नहीं रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, बस इतना बता रहा हूं कि इस ओवरफिश को लेकर जापान में क्या सोचते हैं और भारत में इसे लेकर क्या क्या सोचा जा रहा है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस मछली को लेकर आप क्या सोचते हैं, इससे पहले इस मछली को आपने देखा है या नहीं देखा है, ये सारी बातें मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।